Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 4 of history. The chapter name is the Mughal Empire. Here a box is given. The Sayyid and Lodi rulers failed to stop the decline of the Delhi Sultanate. सैयद और लोदी जो शासक थे वो दिल्ली सल्तनत का पतन होने से रोक नहीं पाए. बाबर took full advantage of the political chaos and established the rule of the Mughal dynasty in India. और उसका फायदा किसने उठाया? बाबर ने, जो कि एक शासक था. उसने क्या किया कि मुगल डायनेस्टी को इंडिया में उसका शासन चलाने की कोशिश की. बाबर टुक फुल एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल केओस. उसने राजनीतिक रूप से पूरे इस जो लोदी और सैयद का पतन हो रहा था, उनके शासन का पतन हो रहा था, उसका पूरा फायदा उठाया और अपना शासन डालने की कोशिश की. एंड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ द मुगल डायनेस्टी. और बाबर ने मुगल डायनेस्टी की शुरुआत की इंडिया में. अब चैप्टर स्टार्ट होता है. फर्स्ट पॉइंट इज द मुगल्स. मुगलों के बारे में हम पढ़ेंगे. द मुगल्स क्लेम टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ जेंगिस खान, द रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया, फ्रॉम देयर मदर साइड. द मुगल्स क्लेम टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ जेंगिस खान. मुगलों को कहना था कि वो डिसेंडेंट्स मीन्स होता है वंशज, कि वो जेंगिस खान के वंशज थे. जेंगिस खान कौन थे? द रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया, फ्रॉम देयर मदर साइड. अपने मदर के साइड से चाइना और सेंट्रल एशिया के मंगोल ट्राइब के शासक थे. फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर 5th जनरेशन डिसेंडेंट्स ऑफ तैमूर. और अपने फादर के साइड से वो 5th जनरेशन के वंशज थे तैमूर के. Who had attacked Delhi in 1398, जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 ईयर में. The name Mughal was derived from the word Mongol. मुगल वर्ड कहाँ से पाया गया है, कहाँ से लाया गया है? मंगोल वर्ड से निकला है. The Mughal follow. Good morning, continue the class. तो हमने क्या पढ़ा कि मुगलों का कहना था कि वो जेंगिस खान के वंशज हैं. और मुगल वर्ड कहाँ से लिया गया है? मंगोल वर्ड से लिया गया है. द मुगल फॉलोड द टिमुरिड ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन इन विच द इनहेरिटेंस ऑफ द थ्रोन वॉज शेयर्ड अमंग द ब्रदर्स. मुगल क्या फॉलो करते थे? टिमुरिड ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, जिसमें कि क्या होता था कि इन विच द इनहेरिटेंस ऑफ द थ्रोन वॉज शेयर्ड अमंग द ब्रदर्स. जिसमें कि इस ट्रेडिशन, इस परंपरा के अंतर्गत क्या होता था कि वो जो शासन होता था, जो थ्रोन होता था, राजगद्दी होता था, वो भाइयों में बांट दिया जाता था. तो उस समय ये प्रचलन था कि जो भी शासन होगा, जो भी राजगद्दी होगी, वो भाइयों में डिवाइड कर दी जाएगी, ब्रदर्स में डिवाइड कर दी जाएगी. वो आपस में शेयर करके उससे काम करेंगे. दिस ऑलवेज लेफ्ट रूम फॉर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द ब्रदर्स हु वर कीन टू रूल द मुगल एम्पायर. और ये हमेशा एक झगड़े का कारण बन जाता था उन सारे भाइयों में, क्योंकि उस समय ये परंपरा थी कि भाइयों में शेयर कर दिया जाता था. और फिर उसके बाद जो भी मुगल एम्पायर पे शासन करना चाहता था, वो उसके लिए लड़ाई करता था. तो ये हमेशा एक झगड़े का कारण बना रहता था भाइयों में. There are many references of rebellion by the Mughal princes in the contemporary accounts left by the historians. और इतिहासकारों ने जो अकाउंट्स दिए हैं, जो बातें बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मुगल प्रिंसेस में जितने भी मुगल राजकुमार होते थे, उनके बीच में रिबेलियन मीन्स विद्रोह होते रहते थे. क्योंकि यहाँ पर टिमुरिड ट्रेडिशन चलता था, जिसके अंतर्गत शासन को, राजगद्दी को सारे भाइयों में शेयर किया जाता था. इसी की वजह से वहां पर बहुत विद्रोह होते थे, बहुत लड़ाइयां होती थी.
पहला शासक है बाबर, इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा। इनका राजकाल था 1526 से 1530 तक। Babur, the first Mughal emperor, ascended the throne at Fargana, a small principality in Transjordania, in 1494। बाबर कौन था? पहला मुगल एम्परर था। मुगलों का सबसे पहला शासक था बाबर, जिसने राजगद्दी संभाली। राजगद्दी पर कहाँ पर बैठा? फरगाना नामक जगह पे, जो कि एक स्मॉल प्लेस था, ट्रांजोनिया नामक जगह का। उन्होंने कब राजगद्दी पे बैठे? 1494 में। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ हिज होम टाउन बाय उज़्बेक्स के द्वारा उनको राजगद्दी से हटाया गया था। He carved out a fresh territory for himself in Kabul in 1504। 1504 ईयर्स में उन्होंने क्या किया? एक अच्छी क्षेत्र का निर्माण किया। He carved out a fresh territory for himself in Kabul। काबुल में अपना शासन प्रचलित किया, अपना शासन किया, एक अच्छे क्षेत्र का निर्माण किया। The unstable political situation in India after Sikandar Lodi's death and invitations from Daulat Khan Lodi, the governor of Punjab, encouraged Babur to attack India। और जो अनस्टेबल थी उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन, बाबर की राजनीतिक स्थिति जो बहुत अनस्टेबल थी उनकी, तो द अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया आफ्टर सिकंदर लोदीज डेथ, क्योंकि सिकंदर लोदी की जब डेथ हुई तो क्या हुआ कि राजनीतिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। एन इन्विटेशन फ्रॉम दौलत खान लोदी द गवर्नर ऑफ पंजाब, और फिर क्या हुआ कि क्योंकि वहां की स्थिति बहुत बिगड़ गई तो और दूसरे शासक भी उस पर आक्रमण करके उस पर अधिकार करने की कोशिश करने लगे। पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि एक राज्य होता था, उस पर एक राजा शासन करता था, एक शासक शासन करता था, और जब उसकी स्थिति बिगड़ जाती थी तो दूसरे राजा क्या होते थे? उस राज्य पर आक्रमण करके अपना अधिकार करने की कोशिश करते थे। तो जब सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद वहां की राजनीतिक स्थिति बहुत बिगड़ गई, तो वहां पे दौलत खान लोदी जैसे, जो कि गवर्नर था पंजाब का, ऐसे लोग वहां पर क्या करने लगे? आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार करने की कोशिश करने लगे। और ये सारी चीजें, क्योंकि वहां की स्थिति बिगड़ी हुई थी जब बाबर राजगद्दी पर बैठा, तो बाबर को ये एनकरेज किया गया कि वो इंडिया पर आक्रमण करे, भारत पर आक्रमण करे। At the first battle of Panipat in 1526, बाबर defeated इब्राहिम लोदी। और सबसे पहला युद्ध जो लड़ा था बाबर ने, वो पानीपत का युद्ध था, जो कि 1526 ईयर में लड़ा गया था। उसने इस युद्ध में किसके साथ लड़ाई की थी? इब्राहिम लोदी के साथ। उसको डिफीट किया था, उसको हराया था, जो कि दिल्ली का सुल्तान था। एंड एस्टैब्लिश मुगल रूल इन इंडिया, और मुगलों का शासन उसने स्थापित किया भारत में। ही ऑल्सो डिफीटेड राणा संग ऑफ मेवाड़ एंड द chieftains in and around Delhi and Agra at the Battle of Khanwa in 1527। पहले उसने 1526 में दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में अपना शासन स्थापित किया। फिर उसके बाद उसने किसको हराया? राणा संग, जो कि मेवाड़ के राजा थे, उनको हराया और दिल्ली पर अपना राज्य स्थापित किया। फिर आगरा के एक बैटल में, खानवा के एक बैटल में क्या किया? आगरा पर अपना राज्य स्थापित किया। मीन्स अलग अलग स्पेसेस में, अलग अलग सिटीज में उसने अपना अपना शासन, अपनी अपनी कवरिंग करनी शुरू कर दी। इन 1528 ही डिफीटेड राजपूत्स एट चंदेरी। चंदेरी नामक जगह के जो राजपूत थे उनको हराया 1528 में। ऑल दीज हेल्प्ड बाबर टू ले द फाउंडेशन ऑफ एन ऑल एंड इंडिया एम्पायर। और ये सारे तरीकों से उसने अपना राज्य स्थापित करने शुरू कर दिया, इंडिया के पूरे एरिया को कवर करना शुरू कर दिया। द इम्पॉर्टेंट मुगल रूलर्स वर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। जो इम्पॉर्टेंट मुगल रूलर्स थे, मुगलों के शासक थे बहुत इम्पॉर्टेंट, वो कौन थे? बाबर,
हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इनके बारे में आप 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अभी हमने बाबर के बारे में पढ़ा। इनका सबसे फेमस बैटल जो था वो पानीपत का युद्ध था, द बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में उन्होंने लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? इब्राहिम लोदी के साथ। आपको ये लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं। 1530 से 1556 तक इसने शासन किया। आफ्टर बाबर्स डेथ हुमायूं सक्सीडेड हिज फादर इन 1530। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था। तो बाबर की मृत्यु के बाद उसने राजकाज संभाल लिया। 1530 में वो राजगद्दी पर बैठा। टू सस्टेन इंपीरियल पावर एंड हेगमनी, हुमायूं हैड टू फाइट अगेंस्ट द अफगान्स बोथ इन ईस्ट एंड वेस्ट। और पूरे राजकाज को संभालने के लिए उसको भी बहुत सारे युद्ध करने पड़े। उसको अफगानों के, जो कि ईस्ट और वेस्ट के थे, उनके विरुद्ध उनको युद्ध लड़ना पड़ा। एट द सेम टाइम ही हैड टू फेस हॉस्टिलिटीज फ्रॉम हिज ओन ब्रदर्स विच वीकेंड हिज कॉज अगेंस्ट द अफगान्स। और उसी समय पर उसको क्या करना पड़ा? ही हैड टू फेस हॉस्टिलिटीज फ्रॉम हिज ओन ब्रदर्स। उसके खुद के भाई जो थे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, उससे हॉस्टिलिटीज करने लगे, मतलब उससे दुश्मनी दिखाने लगे। विच वीकेंड हिज कॉज अगेंस्ट द अफगान्स। ऐसा होने से क्या हुआ कि वो अफगान के तरफ वीक होने लगा। विच वीकेंड हिज कॉज अगेंस्ट द अफगान्स, क्योंकि वो अफगानों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था, उनके शासन को अपने राजकाज में मिलाना चाहता था। तो क्या हुआ कि जब उसके खुद के ही भाइयों से युद्ध होने लगे, लड़ाइयां होने लगी, तो क्या हुआ कि वो उसका शासन वीक होने लगा। द अफगान्स यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ शेरशाह, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज शेरशाह सूर। और अफगानों में जैसे कि वो अपने फैमिली डिस्प्यूट्स में इतना बिजी हो गया कि वो अफगानों पर नियंत्रण नहीं कर पाया, तो वो अफगान क्या होने लगे कि उनकी ताकत बढ़ने लगी और वो यूनिट होने लगे, एकता उनमें बढ़ने लगी। और उनका एक लीडर था शेरशाह नाम का, शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना होगा, जो कि बहुत पॉपुलर था इस नाम से, शेरशाह सूर के नाम से। शेरशाह रूल्ड फ्रॉम सासाराम इन मॉडर्न डे बिहार। बिहार में, जो आजकल के समय में जिसको बिहार कहा जाता है, पहले के समय में उसको सासाराम कहा जाता था। तो शेरशाह ने उस पर शासन किया। दे कैप्चर्ड गौर, द कैपिटल ऑफ बंगाल, एंड बिसीज्ड महमूद शाह, द रूलर ऑफ बंगाल। और फिर शेरशाह सूर ने क्या किया कि बिहार पर शासन किया और उसने बंगाल की जो कैपिटल थी, राजधानी थी गौर, उस पर शासन किया। और महमूद शाह के एंड बिसीज्ड महमूद शाह द रूलर ऑफ बंगाल। बंगाल के जो शासक थे महमूद शाह पर भी अधिकार उसने कर लिया। खान डिफीटेड शेर खान डिफीटेड हुमायूं फर्स्ट एट द बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध सबसे पहला इंपॉर्टेंट फाइट था। सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो वॉर थी वो थी पानीपत का युद्ध, दूसरी थी चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। तो ये हुमायूं को लड़ना पड़ा था। शेर खान डिफीटेड हुमायूं इसमें, क्योंकि हुमायूं अपने फैमिली डिस्प्यूट से इतना ज्यादा पजल्ड हो गया था कि वो दूसरे राज्यों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। और शेर खान ने उसी समय क्या किया कि हुमायूं के साथ, हुमायूं पर आक्रमण करके उससे युद्ध किया और बैटल ऑफ चौसा, जो कि चौसा का युद्ध था, और फिर उसके बाद उसको हरा दिया। एंड देन एट कन्नौज, और फिर उसके बाद कन्नौज पर भी आक्रमण किया और उसको भी अपने अधिकार में कर लिया। हुमायूं फ्लेड फ्रॉम इंडिया एंड सॉट रिफ्यूज इन पर्शिया। हुमायूं को वहां से इंडिया छोड़ करके जाना पड़ा और पर्शिया में जा करके वो रहने लगा। शेरशाह एस्टैब्लिश्ड द सूर डायनेस्टी विद हिज कैपिटल एट दिल्ली। अपनी कैपिटल दिल्ली में जो कैपिटल थी उसके साथ शेरशाह, क्योंकि वो जीत गया था उस फाइट में हुमायूं के साथ, तो उसने अपने सूर डायनेस्टी को वहां पर एस्टैब्लिश कर दिया।
He introduced the रुपया ऑर्गेनाइज मिलिट्री एंड पोस्टल सिस्टम. उसने पोस्टल सिस्टम और रुपया को वहां पर इंट्रोड्यूस किया, ऑर्गेनाइज किया. हिज लैंड रेवेन्यू पॉलिसी became the basis of later मुगल एंड रेवेन्यू सिस्टम. उसकी जो पॉलिसी थी लैंड रेवेन्यू की, भूमि से रिलेटेड जो थी, उसको उसने स्टैब्लिश किया, उसका विकास किया. बिकेम द बेसिस ऑफ द लेटर मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम. मुगलों की तो जमीन थी उस पर अधिकार करके वहां पर अपनी नीति चलाई. विद द हेल्प ऑफ पर्शियन किंग शाह तहमास्प, हुमायूं कॉन्कर्ड काबुल एंड कंधार एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा. फिर क्या हुआ, हुमायूं की शक्ति बहुत वीक हो गई थी, वो बहुत कमजोर हो गया था. तो उसने क्या किया कि पर्शियन राजा जो शाह तहमास्प था उसकी मदद लेकर के उसने काबुल, कंधार जैसी जगहों पर आक्रमण किया और उसको अपने अधिकार में कर लिया. आगरा पर भी आक्रमण किया. ही रीस्टैब्लिश द मुगल रूल इन 1555 और फिर उसने दोबारा से युद्ध लड़ना शुरू कर दिया हुमायूं ने और अपना शासन स्थापित किया 1555 में. मुगल रूल फिर से उसने स्थापित किया बट डाइड इन 1556. 1556 ईस्वी में वो मर गया. लिविंग बिहाइंड हिज माइनर सन अकबर. और अपने उसका हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर था. अभी हमने पढ़ा बाबर के शासन के बाद बाबर ने अपना सबसे पहला युद्ध जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो पानीपत का युद्ध लड़ा. फिर उसके बाद हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा और फिर उसके बाद उसका बेटा आता है अकबर. अब अकबर का नाम भी आपने सुना था, इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं. टू मेजर सोर्सेस विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर्स पीरियड आर अकबरनामा एंड आईने अकबरी written by Abul Fazl, one of the 9 jewels of Akbar's court. जो दो मेजर सोर्सेस हैं जिनके हेल्प से हमें अकबर के पीरियड के बारे में, अकबर के काल के बारे में जानकारी मिलती है, वो कौन सी बुक है? अकबरनामा और आईने अकबरी. ये लिखी गई है किसके द्वारा? अबुल फजल नामक एक राइटर था, उसके द्वारा ये लिखी गई है किताबें. और वो अबुल फजल कौन था? 9 ज्वेल में से, नवरत्नों में से. जैसे कि आपने अकबर के बारे में पहले भी पढ़ा होगा कि अकबर के काल में 9 रत्न थे, उनमें से एक था अबुल फजल. उसने अकबर के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जिससे कि अकबर के राजकाज के बारे में, उनके राजकाल के बारे में सारी जानकारी मिलती है. The first volume of Akbarnama dealt with Akbar's ancestors and the second volume recorded the events of Akbar's reign. जो फर्स्ट वॉल्यूम है, जो फर्स्ट बुक है अकबरनामा की, उसमें अकबर के एंसेस्टर्स, पूर्वजों के बारे में, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, अकबर के पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है. और दूसरी बुक जो सेकेंड वॉल्यूम है उसमें क्या है? अकबर के राजकाल के बारे में लिखा गया है. इट्स कंक्लूडिंग पोर्शन consist of an account of Akbar's administration, agrarian system and the empire and is known as आईने अकबरी. और जो लास्ट बुक है वो उसमें उसके प्रशासन के बारे में, उसकी नीतियों के बारे में, उसके शासन के बारे में लिखा गया है जिसका नाम है आईने अकबरी, जो लास्ट बुक है. It also provides rich statistical details of crops, yields, प्राइसेस, वेजेस एंड रेवेन्यूज. और इसमें उनके स्टैटिस्टिकल चीजें भी लिखी गई हैं, जैसे वहां पर कौन सी फसलें उगाई जाती थी, किन चीजों के क्या प्राइजेस होते थे, लोगों को क्या वेजेस दिए जाते थे. वेजेस मतलब डेली जो लोगों को काम कराने के बाद जो डेली के लिए पे किया जाता है उसको वेजेस कहा जाता है. और जितने भी रेवेन्यूज होते थे उन सब के बारे में डिटेल में उस किताबों में लिखा है. अकबर वॉज ओनली 13 year old एट द टाइम ऑफ हुमायूं's डेथ. जब हुमायूं की डेथ हुई, उसके फादर की डेथ हुई, तो अकबर 13 साल के थे. आफ्टर हिज कोरोनेशन इन 1556 CE, हिज ट्यूटर बैरम खान टुक ओवर एज रीजेंट. क्योंकि अकबर की
एज बहुत कम थी, अकबर राजकाज संभालने के लिए बहुत छोटे थे, तो उनके लिए एक ट्यूटर रखा गया था जिसका नाम था बैरम खान, जो कि उनकी हेल्प करता था किसी भी काम को करने के लिए। ही बिकेम द वकील ऑफ द किंगडम विद द टाइटल ऑफ खाने खान। और फिर वो क्या हुआ कि उस किंगडम का, उस राज्य का एक वकील बन गया, जिसको वकील का टाइटल दिया जाने लगा, किसको, बैरम खां को। और उनका नाम क्या रखा गया, खाने खान। He became powerful while ruling in Akbar's name. One of the major achievements of his regency period was the defeat of Hemu. He became powerful while ruling in Akbar's name. और बैरम खां पावरफुल हो गया जब वो अकबर के साथ काम करने लगा। He became powerful while ruling in Akbar's name. One of the major achievements of his regency period was the defeat of Hemu. अकबर के राजकाज का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि उन्होंने हेमू नाम के एक पर्सन को, एक शासक को हराया था। द वजीर ऑफ द सूर डायनेस्टी, सूर डायनेस्टी का वजीर था, वजीर मीन्स मंत्री। एंड द अफगान फोर्सेस इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, और अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था 1556 में। हु पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू मुगल एम्पायर, और जिसमें मुगल एम्पायर के लिए बहुत सीरियस थ्रेट था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए। उनको जो आक्रमण हुआ था उससे बचने के लिए उनको युद्ध लड़ना पड़ा था। आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, कल इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। गुड डे।